कक्षा 12 समाजशास्त्र। आप लोगों को जो पिछला चैप्टर था यानी लेसन 2 यानी अभ्यास 2 प्रश्नावली 2 में किसी भी छात्रा को यदि कोई परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं, मैं पुनः वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। यानी 2 में यदि कोई लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, किसी में यदि कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो एक बार पुनः मैं 2 के बारे में चर्चा कर लूँ। देखिए, जो आपके 2 में दिया हुआ है वो देखिए, ये है विस्तृत उत्तरी, जो कि आपको प्रश्न उत्तर खुद बुक में दे दिया है। तो बुक आप ले लीजिए, पूरा आपको मिल जाएगा, और जो हेडिंग मैं पढ़ाया हूँ उसी मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये पूरा आपको कर लेने हैं, इसको पढ़ लेने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आता तो इसका जो आंसर है देखिए ये यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अति लघु उत्तरी भी आपको क्लियर हो जाएगा, लघु उत्तरी भी आप देख लीजिए, ठीक है। विस्तृत का तो उत्तर ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। तो ये देखिए 14 ठो है, ये विस्तृत है। निबंधात्मक प्रश्न मतलब विस्तृत होता है, और ये है लघु उत्तरी 12 ठो। तो आप इस पूरे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला मुझे नहीं आया, ठीक है। और बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, हेडिंग समझे रहिएगा। कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछेगा आप उसका आंसर दे सकते हो। और यदि प्रश्न के बारे में आप खाली समझे रहेंगे तो वही प्रश्न पूछेगा तभी आप उत्तर दे पाओगे, और थोड़ा सा बदल दिया, प्रश्न की टॉपिक चेंज कर दिया तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। तो सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप पूरे क्वेश्चनों को आप एक बार अपने से पढ़िए, लगाइए, समझिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछिए, उस पर हम उस क्वेश्चन को आपका आंसर दे देंगे, ठीक। यदि बुक में नहीं रहेगा तो मैं अपने से उसको बताऊंगा आप लोगों को। चलिए पार्ट 3 चलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़े थे जाति की प्रमुख परिभाषाएं। आज का जो हम लोगों का क्लास होगा वो होगा, देखिए, जाति के बारे में ही है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो आप इसके बारे में अध्ययन करते रहिए, अच्छे से पूरे समझ में आ जाएंगे। और ये समाज में फैलने वाली चीजें हैं। देखिए, जाति व्यवस्था को 2 पक्ष होते हैं, संरचनात्मक व सांस्कृतिक। इन दोनों पक्षों में मिले जुले लक्षणों का वर्णन निम्न प्रकार है किया जाता है। पहला क्या है, भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन। खंडात्मक का मतलब क्या होता है कि टुकड़ों में अलग अलग, ठीक है। विभाजन माने अलग करना, खंडात्मक माने टुकड़ों में। कहते हैं ना कि खंडा खंडा तोड़ दिया, तो इसका मतलब यही हुआ, खंडात्मक का मतलब टुकड़ों में तोड़ देना। चलिए देखिए, जाति व्यवस्था से भारतीय समाज खंडों में विभाजित हो जा गया है, और यह विभाजन सूक्ष्म रूप में हुआ है। सूक्ष्म माने बड़े छोटे छोटे में। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति व भूमिका सुस्पष्ट व सुनिश्चित रूप से परिभाषित हुई है। घुरियों ने इसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना है। यह विभाजन एक नैतिक नियम है और प्रत्येक सदस्य इसके प्रति सचेत होता है। सेकंड वाला क्या है, ऊंच नीच की परंपरा अथवा संस्करण। ये बहुत ज्यादा समाज में फैला हुआ है जातियों में, कि ये हमसे नीचे जाति का है और ये हम इससे ऊंचे जाति के हैं। इसमें देख लीजिए, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की परंपरा स्थापित होती है। स्थापित माने वो व्यवस्थित होती है, रखी जाती है। कहते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तो इसकी स्थापना कर दिया गया, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता है। भाई, हम लोग समाज में देखते हैं पंडित को सबसे बड़ा माना जाता है, और निम्न स्तर शूद्र लोगों को रहा है। क्षत्रिय व वैश्य लोगों की स्थिति क्रमशः इनके मध्य की होती है, यानी क्षत्रिय और जो वैश्य होते हैं वो इनके बीच में होते हैं, और शूद्र लोग जो होते हैं सबसे नीचे जाति में। पुनः ये 4 वर्ण अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त हो गए हैं। जातीय संस्करण रक्त की पवित्रता, पूर्वजों के व्यवसाय के प्रति आस्था व अन्यों के साथ भोजन व पानी के प्रतिबंध आदि विचारों पर आधारित होती है। देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। इन्होंने कहा कि अनेक उपजातियों में विभाजित हुआ है। तो इसमें देखिए, जैसे यदि कोई पंडित है तो पंडित भी 7 प्रकार के माने जाते हैं।
यदि कोई यादव है तो वो भी 7 प्रकार का माना जाता है। तो कहते हैं कि प्रत्येक जो जातियां हैं वो पहले तो कह दिया कि भाई 4 वर्णों में बांटा गया कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय हैं, और इन चारों वर्णों में अनेक प्रकार से बांटे गए। इनमें खंडों में डिवाइड किया गया और कहा गया कि एक कास्ट में 7 जातियां, जैसे पंडित में 7 जातियां होती हैं, यादवों में 7 जातियों को माना जाता है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के जो हैं छोटे छोटे खंडों में डिवाइड किया गया। इसके बाद तीसरी हेडिंग, जन्म से जाति का निर्धारण। जाति व्यवस्था का निश्चय जन्म के साथ ही हो जाता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति समूह में वह जीवन पर्यंत रहता है। इस वातावरण को न तो धनाढ़ता अलग कर सकती है, न निर्धनता, न सफलता और न असफलता। इसके बारे में समझ लीजिए, यदि कोई पंडित के घर पैदा हुआ, चाहे जितना भी निर्धन हो, वो पंडित ही रहेगा। यदि कोई शूद्र के घर पैदा हो गया, बहुत ही धनाढ़ हो जाए, उसके पास धन संपत्ति भर जाए और उस समय का वो सबसे धनी व्यक्ति हो, लेकिन उसका जो जाति है वो चेंज नहीं होगा। तो ये हुआ जन्म से जाति का निर्धारण। चौथा, भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध। निषेध माने रोक लगाना। कहते हैं ना धूम्रपान निषेध है, पिक्चर देखते होंगे आप लोग, नीचे लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है, इसका मतलब धूम्रपान करना मना है। आगे देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए अपने समूह के बाहर भोजन और सामाजिक सहवास पर नियंत्रण रखती है। सहवास माने रहना होता है। इन नियमों का बड़ी कठोरता से पालन किया जाता है। नगरीकरण और आवागमन के साधनों के विकास के कारण अब यह नियंत्रण नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में ढीला होता जा रहा है, परंतु गांवों में यह नियंत्रण आज भी काफी मात्रा में देखा जा सकता है। अंतर विवाह। सभी जातियां अंतर विवाही होती हैं, अर्थात जात के सदस्यों को अपनी ही जात में विवाह करना पड़ता है, दूसरे जात में वो विवाह नहीं कर सकता। आप लोग गांवों में, शहरों में कहीं भी देखते होंगे। यह निषेध आज बहुत जगहों में जाति तक नहीं वरन उपजाति तक सीमित हो गया है। जाति व्यवस्था के अनुसार अंतरजाति विवाह अस्वीकृत है। जैसे गांव में अगर कोई दूसरे जाति से शादी करके आए तो पूरे गांव वाले बहिष्कृत कर देंगे, कहेंगे भाई हम इनके घर पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? भाई आदमी तो वो भी है और आदमी आप भी हैं, लेकिन तुरंत उसको क्या करेंगे, अस्वीकृत कर देंगे कि ये जो है इसको बाहर, जात से बाहर निकाल दो। इसके उनके घर में ना कोई अपनी लड़की की शादी करता है ना लड़के की। ठीक। वेस्टर मार्क ये इसके विशेषज्ञ हैं ने जाति व्यवस्था को, इस विशेषता को इसका सार तत्व माना है। घुरिए ये दूसरे हैं का भी यही मत है कि जाति व्यवस्था का अंतर्विवाही सिद्धांत इतना कठोर है कि समाजशास्त्री इसे जाति व्यवस्था का प्रमुख तत्व मानते हैं। अगला जो है परंपरागत पेशों का चुनाव। तो मुख्यतः सभी जातियों के कुछ निश्चित पेशे होते हैं और जाति के सदस्य उन्हें पैतृक पेशों को स्वीकार करते हैं, उन्हें छोड़ना उचित नहीं समझा जाता। कोई भी पेशा चाहे वह व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति करे या न करे, उसे मानसिक संतोष हो या न हो, व्यक्ति को परंपरागत पेशों को ही अपनाना पड़ता है। साधारणतः लोग अपने पैतृक पेशों को ही अपनाना उचित समझते हैं रहे हैं। पेशों का भी निर्धारण ऊंच नीच के आधार पर होता है। वर्तमान में इस नियम में भी शिथिलता आ गई। शिथिलता का मतलब छूट आ गई। जैसे हम आप लोगों को समझा दें, अगर कोई बढ़ई है, यानी जिसको गांव में लोहार बोलते हैं, तो लकड़ी वाला अक्सर लोग काम करते हैं। नाई, बाल काटने वाले, उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो अब तो भाई शिथिलता आ गई है, नाई दूसरा भी काम कर लेता है। पहले होता था कि वो बाल ही काटेगा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, धार्मिक एवं सामाजिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में अछूतों और अन्य निम्न जातियों के धार्मिक और नागरिक अधिकार सीमित होते हैं। धार्मिक माने धर्म करने वाला, यानी पूजा पाठ करने वाला। पंडित है तब वही पूजा पाठ करेगा। नागरिक अधिकार सीमित होते हैं। इसके विपरीत ऊंची जातियों को सभी अधिकार प्राप्त रहे तथा धर्म की पूरी छूट थी। साधारणतः शारीरिक श्रम करने वाले जातियों निम्न समझी जाती रही हैं। अब ये
निर्विगतताएं एवं विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं। अब पहले की अपेक्षा बड़ी छूट हो गई है। अगला देख लेते हैं, आर्थिक असमानता। जाति व्यवस्था में आर्थिक असमानता का भी समावेश है। जाति व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ यह भावना भी चली कि जो निम्न है उसे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। निम्न जाति के कार्य चाहे वह जीवन यापन के लिए कितने भी उपयोगी क्यों न हो, मूल्यों की दृष्टि से हीन समझे जाते रहे हैं। इस प्रकार उनकी आय, संपत्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों भी बहुत कम रही हैं। उनकी शिक्षा, दीक्षा आदि का सदा से अभाव रहा है। परंपरागत रूप से भारतीय जाति व्यवस्था की यह विशेषता रही है कि सामान्यतः उच्च जातियों की आर्थिक स्थिति उच्च रही है और निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति निम्न ही रही है। आप देख सकते हैं, जो धनी था वो आज तक धनी है, जो गरीब है आज तक गरीब ही रह गया। तो इसमें से मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट बताया है। आप इसमें से अगर 6 पॉइंट भी कर लेते हैं तो बहुत है। ठीक है, समझा दिया हूँ आपको पूरा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।